हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। शुरू कर रहे हैं हम आज का सेट का सॉल्यूशन। सेट है 30वां दिन का और 30 दिन लगातार आप सेट लगा चुके हैं। पहला सवाल आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपया 4 वर्षों के लिए लगाया और 600 रुपया 3 वर्षों के लिए, और कुल 190 रुपया राशि ब्याज के रूप में मिली, तो दर ज्ञात कीजिए। अरे दर साधारण ब्याज तो सीधा निकालिए, दर सीधा, कोई इंतु किंतु परंतु नहीं। 500 रुपया पर 8% के दर से 4 साल का ब्याज और प्लस 600 रुपया पर 3% 8% के दर से 3 साल का ब्याज, ये लिखेंगे। यही 190 रुपया है। और ये करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल, यानी कि पंचों का 20 आर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 17 18 आर यहाँ पर होगा, यानी कि 190 आ रहा होगा यहाँ पे। 190 190 और ये हो जाएगा 38 आर बराबर 190, यानी कि आर बराबर कितना। अच्छा, ये प्रतिशत कहाँ गया सर? प्रतिशत से 100 से 100 कैंसिल कर दिए। आर बराबर 38 बचे, यानी 5% रेट। इसका आंसर आ रहा बी। सवाल अगला बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? सीधा फॉर्मूला रखना है। अगला सवाल दे रखा है कि एक धनराशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर इतना गुनी हो जाती है। 3 साल में हो रही है भाई। कैसे क्या हो रहा है? ये 3 साल में, 3 वर्ष में हो जा रहा है। ये प्रिंसिपल से अमाउंट होने में लग जा रहा है। कितना गुना? तो ये हो जाएगा 1.331 गुना। ठीक है, 3 वर्ष में। तो सोचो ये कितना है? 1000 से 1331 है ये, और 1000 से अगर 1331 है तो यहाँ पर 10 का क्यूब और 11 का क्यूब है। आप समझ रहे हो? 3 वर्ष में ऐसा क्यूब आता है तो आपको पता होना चाहिए कि 1 वर्ष में क्या आ जाता है। 1 वर्ष में 10 से 11 हो जाएगा जी। 1 वर्ष में 10 से 11 होगा, यानी कि ब्याज कितना रुपया? ब्याज होगा 1 रुपया कितना में? 10 में। तो रेट कितना हो जाएगा? 10%। समझ रहे हो? 1 साल का पहले ब्याज निकाल लीजिए। 3 साल का अगर रहेगा ना क्यूब, तो 1 साल का क्यूब हट जाएगा और 10 से 11 हो जाएगा, यानी कि 1/10 गुने 100% करेंगे तो 10% इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। आगे का सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति 600 में बेचने पर 10% हानि होती है, तदनुसार उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% लाभ हो? भाई 100 रुपया का सामान अगर 100 रुपया के सामान अगर बेच देता है 10% हानि में, यानी 90 में, तो कितना में बेचे कि 10% लाभ? 20% लाभ हो तो 120 में बेचना होगा। और 90 में जो बेचा है ना, सो 600 में बेचा है, तो 90 है सो 600 रुपया है, तो 120 कितना? नया एसपी। तो भाई काट दीजिए यहां पर से। 30 3 90, 30 चौका 120, 3 दूनी 6, 200 बार में 4 दूनी 800, यानी कि ये 800 रुपये में बेचना होगा इसको। समझ रहे हो बात? SP1 पहला बेचा तो लॉस हो गया, और SP2 बोल रहा है कि 20% लाभ कमाना है, तो 20% लाभ कमाना है तो बेचना होगा 120 में, यानी 10% हानि हो रहा था, 20% लाभ कमाना है। ये CP है आपका। समझ में आ रहा है बात? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि एक रेडियो का लागत मूल्य 600 रुपया है। एक रेडियो का लागत मूल्य 600 रुपया है। इस लागत पर 5% परिवहन पर खर्च करता है। बाबू 600 रुपया का 5% परिवहन पर, ₹600 का 5% परिवहन पर खर्च करता है, तो 600 का 5% यानी कि क्या रुपया? 6 5 30 रुपया, यानी कि 630 रुपया आपका टोटल CP हो गया। परिवहन पर खर्च यानी जो ढोए हुए पर खर्च हुआ ना, ये रेडियो लावे में 30 रुपये खर्च कर दिया, यानी कि 630 रुपये खर्चा हो गया। इसे जोड़कर 15% लाभ करना है। इसको अब 15% लाभ पर बेचना है। इसको अगर 15% लाभ पर बेचना है तो कितना में बिकेंगे? तो 630 गुने 115/100 में बेचिएगा, और क्या? तो SP बराबर कितना हो जाएगा? 23 बचे 15, हाँ से 20 बचे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 23 3 69 और 23 दूनी 23 छक 38 से 9 814, यानी कि 814 आपको 1449। इसको भागा दीजिए 2 से, 700 के करीब में, 7 दूनी 14 बच गया आपका, 4 2 दूनी 4, 224, यानी कि आंसर हो जाएगा 724 रुपया 50 पैसा। 724 रुपया 50 पैसा ही आएगा भागा देकर। ठीक है, क्लियर है बात? तो केवल कैलकुलेशन है। 44 क्वेश्चन नंबर का आंसर आपके सामने है, प्रस्तुत है। अगला सवाल देखिएगा। कह रहा है कि एक बेईमान पंसारी चाय वाला चावल को 10% लाभ पर बेचता है। पंसारी चावल को 10% लाभ पर बेचता है। अच्छा, तौलने में बाट का इस्तेमाल करता है। वे नियत भार से 20% कम होते हैं।
यानी कि 100 ग्राम के बटखारा है, सही में बटखारा अगर 100 का है तो गलत तौल है कितना का, गलत तौल है आपका 80 का, 20% कम तौलता है ये। तो 20% कम तौलेगा तो पता है यहां पर सीपी और एसपी का अनुपात क्या होता है, इसका उल्टा, यानी कि इसका उल्टा, इसका अगर 5:4 आ रहा है तो सीपी और एसपी आ जाएगा, जानते हैं क्या, सीपी और एसपी हो जाएगा यहां पर आपको 4:5। एक लाभ तो ये हो गया होगा, और दूसरा लाभ जो है सो 10% का, एक लाभ तौल के कारण सोचिए ना, 100 ग्राम की जगह पर 80 ग्राम तौल रहा है तो लाभ तो होगा ही। दूसरा लाभ इसका जो होने वाला है 10% ज्यादा बेचने के कारण, यानी 10 वाला 11 में, दूसरा लाभ 10% ज्यादा बेचने पर 10 वाला 11 में, यानी काटिएगा पीटिएगा तो यहाँ पर 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 8 वाला 11 में, यानी कि लाभ कितना हो रहा है 3 रुपया, 3 रुपया लाभ, यानी 3/8 लाभ, 3/8 लाभ को 37% में बदलिएगा ना ये, तो 37.5% लाभ होगा ये, 3/8 37/5% लाभ होता है, इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं पहले कौन है, 2 से अभाज्य संख्या 3, 5, 7, 11, और सभी का औसत पूछ रहा है तो सबको जोड़िए, सभी का औसत पूछ रहा है तो सबको जोड़िए और क्या कीजिए, सबको जोड़ के और घटा भागा दे दीजिए कितना से, 5 से, तो 7 3 10, 5 2 7, 7 11 7, यानी कि 28/5 होगा, 28 दूनी 56, 5.6 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बॉल। औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, है कि नहीं, औसत बराबर योग बटा संख्या, तो यहां पर आंसर हो जाएगा कितना 5.6। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है 47 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 20 लड़कों में से 6 के प्रत्येक की ऊंचाई 1 मीटर 15 सेंटीमीटर है, 8 का 20 लड़का है टोटल, 6 लड़का का ऊंचाई जो है, 6 लड़का का ऊंचाई है 1.15 मीटर और 8 लड़का का ऊंचाई है 1.10 सेंटीमीटर, 8 से 14, 14 6 20, 1.12, तो 20 छात्रों का औसत कितना है, तो मान लेते हैं कि x, तदनुसार उसकी, अच्छा तदनुसार उन सबकी औसत कितना है, तो सबकी औसत x ऊंचाई होगा। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, सबकी औसत निकालना है तो मैं सबकी औसत ऐसे ही मान लेता हूं 1, सबकी औसत मान लेता हूं 1, टोटल एवरेज मान लिया 1, तो 1 प्लस जो भी जितना ज्यादा हो रहा है 1 से 15, 15 छक्का 90, यानी कि 9, 0.9 बढ़ेगा, और ये 10 10 8 80 प्लस 0.8 बढ़ेगा, और 12 छक 72 0.72 बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा 20 में, तो नया औसत जो होगा सभी का औसत, तो 1 प्लस देखो कितना आ रहा है 9 8 17, 17 जोड़ेंगे 9 8 17 तो 7, 1.7 प्लस, तो ये हो जाएगा जानते हैं कितना, 2.42/20, तो यहां पर कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ये भागा देंगे तो ये मिलेगा 121, 1 प्लस 121 ऐसा 10, तो यहां पर आ जा रहा होगा 1.121, 1.121 क्या आ रहा है, यस ये वाला आंसर 1 मीटर 12.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये 1 मीटर का मतलब कितना है, 1 मीटर तो पूरा हो गया, और 121 मीटर सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है 1 मीटर और 121 को 12 सेंटीमीटर कहेंगे, और ये 0.1 है तो 0.1 रहने दीजिए, तो ऐसे लिखता है। आपको नहीं आता है समझ तो क्या कीजिए, 6 गुने 1.5 कीजिए, 1.15 कीजिए, और प्लस 8 गुने 1.1 कीजिए, और प्लस 6 गुने 1.12 कीजिए, और उसको भागा दे दीजिए कितना से, 20 से, यही एवरेज आ जाएगा। कैलकुलेशन टफ है, लेकिन इस तरह से करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको आना चाहिए, आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या देखिएगा 47 के बाद 48। लेकिन सर सवाल है कि ये करते कैसे हैं, ये तो कोई एवरेज अपने से कुछ मान लेते हैं, एवरेज अपने से एवरेज कुछ मान लेते हैं,
एक, और एक ही से कम भी, एक से कितना ज्यादा था 15, 1.5, तो 1.5 ज्यादा था तो 6 में गुना करें 15 छक्का 90 है ना, और ये ज्यादा था 0.1 तो गुना करेंगे तो 0.8 हो जाएगा, 12 गुना तो 12 छक्का 72 हो जाएगा। इसीलिए जितना बढ़ा वो 20 में बटेगा। इस तरह से कर रहे थे, लेकिन आपको करने के माने तो ऐसे कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। सवाल देख रहे हैं अगला 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 और 50 है। वर्तमान आयु कितना है 36 और 50, तो कितना जोड़े दोनों में n वर्ष कितना जोड़े भाई कि आयु हो जाएगा 3/4। ऑप्शन से बना देते तो आसानी से बन जाता, 36 4 40, 40 और 54 नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। 7 करेंगे तो 36 और 7 6 ये 42, n बराबर अगर 7 माने तो 42 और 57 क्या होगा, ये 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी देखिएगा 36 6 42। अच्छा मैं गलत चेक कर रहा हूं क्या, 42 नहीं, यहाँ 7 लेंगे तो 7 6 13 43 होगा, तब भी नहीं होगा है ना, तब भी नहीं होगा। अगर मैं सी चेक करूं तो 36 और 6 42 बटा 56, 14 3 42, 14 चौका 56, क्या 14 बटा 14 चौका 56, 3 और 4 यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, तो इसको आपको ऑप्शन से जाना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। अगला सवाल कह रहा है कि XYZ में कुल धनराशि, कुछ धनराशि वितरित की गई, तदनुसार यदि X Y से 25% अधिक है, X को Y से 25% अधिक मिले यानी कि 100 मिला तो इसको 125 मिला। Y से कहेगा तो Y को मान लीजिए 100 और Y को X से 20%, Y को X से 20% कम मिला। X के जगह पर यहाँ पर Z होना चाहिए, कुछ तो डाउट है। Y को Z से 25% कम मिला यानी कि 100, तो यानी कि इसको 75। अब यहाँ पर 25 25 25 से 25 चौका 100, 25 तिया 75 और 25 चौका 100 यानी कि 4 तिया 12 लेना होगा Y को, और यहाँ पर 4 तिया 12, X को 5 तिया 15 लेना होगा, और 3 चौका 12, 4 चौका 16। नहीं समझे बात, 15 12 16 है क्या कोई, बी ऑप्शन। लेकिन यहां पर प्रश्न में त्रुटि है, यहां पर होना चाहिए Y को Z से 25% कम, ये वाला लाइन होना चाहिए। तब देखो हम Y को 100 मानेंगे, इसको 125, लेकिन Z को 100 माने, Z से कम 25% तो 75, इसका अनुपात निकालेंगे तो 5:4 3:4। यहाँ पर XYZ का अनुपात निकालना होगा तो Y को बैलेंस करेंगे, Y यहाँ 4 है तो 3 से गुना करके 4 तिया 12 और 5 तिया 15 करेंगे, यहाँ पर 3 है तो 4 से गुना करेंगे, 4 तिया 12 4 चौका 16। आंसर हो जाएगा कौन सा, बॉल। 49 के बाद देखिए 50 क्वेश्चन नंबर कहता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक व्यक्ति अपने कार्यालय जाकर 6 मिनट देर से पहुंचता है। पिछले क्लास में भी एक क्वेश्चन था, 5 से जाता है 6 देर पहुंचता है, चाल है 5, देर हो रहा है, समय देर हो रहा है कितना 6 मिनट। अगर 6 के चाल से जाता है 2 मिनट पहले पहुंचता है, देर और ये पहले, तो देर पहले रहता है तो जुड़ जाता है, तो 6 गुने 5 चालों का गुणनफल क्या होता है भाई, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर, चालों का अंतर गुने समय का अंतर, ये होता है दूरी का फॉर्मूला। ऐसा दिया रहेगा तो चालों का गुणनफल 5 गुने 6, चालों का अंतर 1 और समय का अंतर 6 2 8, लेकिन ये मिनट में है इसलिए भागा दीजिएगा कितना से, 60 से। तो आप काट पीट के रख दीजिए, 6 5 30 दूनी 60 यानी कि 4 आ जाएगा, 4 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। जहां भी है 4 किलोमीटर आंसर सही है, बी ऑप्शन में था ये, मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा। तो चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुने समय का अंतर होता है, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुने समय का अंतर, और देर और पहले है तो समय का अंतर क्या हो जाता है, दोनों जुड़ जाता है। मुझे लगता है कि बातें स्पष्ट हैं। आगे देखता हूं अगला क्वेश्चन। 108 मीटर लंबी और 112 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर दौड़ रही हैं, उनमें से एक की गति 45
एक की गति 45, दूसरे की गति 54, एक दूसरे के विपरीत दौड़ रहा है, इसका मतलब कि दोनों के चालों का योग होगा, विपरीत में दौड़ रहा है तो योग होगा चालों का। और दूरी 108 112 यानी कि दूरी का योग आप निकाल लीजिए बाबू, 108 प्लस 112 और ये जुटेगा 45 और 54 के चाल से चल रहा होगा। ये मीटर में है, इसीलिए इधर को भी किलोमीटर 5/18 से गुना करके मीटर में बदल दीजिए। और समय कितना लगेगा भाई, तो समय मान लीजिए t, और कैलकुलेशन जो करके आएगा वही होगा आंसर। ये लिखाता है दोनों एक विपरीत में है तो जुटता है, जिसको बोलते हैं सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल विपरीत दिशा में जुट जाता है और एक ही दिशा में रहेगा तो घटता है। तो ये आ जा रहा होगा 5 4 9 99 गुने 5/18 और 8 2 10 यानी कि 100 220 ये यहाँ आ रहा होगा और गुने t है। आपको लग रहा होगा 9 दूनी 11 99 2 9 18 और 11 दहिए यानी कि 20 बार में 20 दूनी 40 5 24 4 दूनी 8 सेकंड आपका समय आता हुआ। कैलकुलेशन करके देखिएगा। तो सापेक्ष चाल लिखते हैं, अगर दो ट्रेनें मूव कर रही है विपरीत दिशा में तो चालों का योग होगा, कितना दूरी होगा, ये डिस्टेंस है बाबू। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है ना, तो डिस्टेंस दोनों के लंबाइयों का योग होगा और चाल होगा दोनों के विपरीत दिशा में है तो ये दोनों का योग गुने समय। मुझे लगता है कि क्लियर है बात। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक संख्या को 10% कम करने पर वह 30 हो जाती है। अगर कोई किसी संख्या को 10% कम करेंगे तो 30 हो जाती है, यानी 100 को 10% कम करते हैं तो 90 हो जाती है भाई। और यहाँ संख्या को 10% कम करने पर 30 हो जाती है, यानी कि 30 जो है सो एक्चुअल में 90 है। तो वास्तविक संख्या कितना, तो 100। यहाँ पर 3 3 9 100/3 हो जाएगा और 100/3 होगा सो 33.1/3 होगा आंसर। मुझे लगता है कि बातें स्पष्ट हैं। 52 का आंसर हो जाएगा बॉल। और अगला प्रश्न देख रहा हूं मैं। आगे का सवाल आपको कहता है 2 व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, उनमें से विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों का 57% प्राप्त किया। 100 कुल मत मान लीजिए, कुल मत माना करें 100, कुल मत अगर 100 है तो 57% मत प्राप्त किए, 57% डाले गए मत का एक प्राप्त किया, यानी 57% 57 हो जाएगा बाबू। तो दूसरा का व्यक्ति तो 57 वोट इसी को मिल गया, तो यहां पर 43 वोट दूसरा का को मिला होगा। 57 मत प्राप्त किया और 43 मत दूसरा को मिला होगा। हारा है वह 42 मतों से विजयी हुआ। तो कितना से विजयी हुआ, यहां पर विजयी हुआ 4 3 7 यानी 14 मतों से, और 14 मत है सो 42,000 है। आप बता सकते हो कि कुल संख्या कितनी थी, तो कुल मैं मान रखा था 100 रखिएगा ना, आ जाएगा 14 तिया 42, 3 पर 5 0, 3 लाख मत थे टोटल। मुझे लगता है कि 53 सवाल आपको क्लियर है। कुल मत मानना होगा 100 और जीतने वाले को, विनर को और लूजर को निकाल देंगे यहाँ पर। मुझे लगता है कि क्लियर है। अगले प्रश्न में अगले क्वेश्चन में देखते हैं। एक व्यापारी एक कलाई घड़ी 450 में खरीदता है, उसका सूचीबद्ध मूल्य इस प्रकार निश्चित करता है कि उसे 10% छूट देकर भी 20% लाभ होता है। देखो बाबू, जब भी इतना छूट देकर इतना लाभ हो तो ऐसे केस में सीधा क्या कीजिए, MP/CP लिखिए। MP/CP अंकित मूल्य बटा क्रय मूल्य क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इज MP और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इज CP। तो MP हमारा कितना हो गया, MP हो जाएगा यहाँ पर 10% लाभ, हमारे 20% लाभ यानी कि 120/90। ये 10% हुआ ना, इसका वैल्यू, डिस्काउंट का वैल्यू 10% था और इसका वैल्यू 20% था, तो घटा देंगे सीधा और ये काट के निकालिएगा। जो आएगा सो रेशियो होगा 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, 4:3। यानी कि अगर 3 रुपया के CP होगा तो 3 रुपया CP होगा तो उसका MP रखा होगा 4। यहां पर कह रहा है कि कलाई घड़ी इतना में खरीदता है, कितना में, 450 में, यानी 3 बराबर 450। CP का तुलना CP से कर दीजिए। 3 रुपया में खरीदा है, अंकित मूल्य 4 होगा। यहाँ पर सूचीबद्ध मूल्य यानी कि अंकित मूल्य MP इसको बोलते हैं भाई, यानी कि MP निकालना है तो MP बराबर हमारा मध्य प्रदेश बराबर 4। तो 3 15 तिया 45, 15 चौका 60 यानी कि 600 रुपया आपका क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, एक व्यापारी नगद भुगतान कर अंकित मूल्य
पर 10% छूट देता हो 17% लाभ कमाता है। देखो फिर से अंकित मूल्य पर छूट देकर लाभ कमाना है, यानी कि एमपी बटा सीपी। फिर लिखिए 100 में से छूट लाभ कितना कमाया है 17, और 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि छूट कितना दिया है 10, यानी 17 घटाएंगे तो ये 83 होगा, सॉरी जोड़ना है 17 तो 117 होगा, 117, और ये 90, 13 17 से 13 17 से 13 बार में ये कटेगा, 10 9 90, 13/10 एमपी बटा सीपी 13/10। तो कितना ज्यादा रखा गया है, ये बोलता है ना कि तो लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित किया गया। लागत मूल्य आपका कितना है 10, अधिक अंकित किया 13, यानी कितना अधिक अंकित किया 3 अधिक अंकित किया है ना जी, 3 का अधिक अंकित किया है 10 में। तो भाई अधिक कितना प्रतिशत अंकित किया ये पूछ रहा है, अधिक प्रतिशत कितना अंकित किया, तो 3/10 कितना परसेंट है, आपको 30% अधिक अंकित किया है। मुझे लगता है कि डी आपको सही जवाब दिख रहा होगा। एमपी बटा सीपी याद रखना है, जब भी कहे कि इतना परसेंट छूट देकर इतना लाभ कमाता है, इट मीन्स कि एमपी बटा सीपी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगला सवाल बेहतरीन सवालों में से एक है जो कि सबसे आसान है, यह बनना ही चाहिए था। अगर कोई भी दो छूट देता है लगातार 70 का और 30 का, तो क्या होगा 70 माइनस 70 माइनस 30, 70 गुने 30 बटा 100, ये घटाएंगे तो ये मिलेगा 21 प्लस, और ये सब छूट था इसीलिए माइनस लिख रहे हैं। किसी को लग रहा होगा कि सर ये माइनस क्यों लिख रहे हैं, तो माइनस छूट है इसीलिए लिख रहे हैं। समझ रहे हैं, कुछ आप सीख रहे हैं कि नहीं, आपको सीखना होगा। यानी 79% इक्विवेलेंट डिस्काउंट आता है बाबू, ये टोटल डिस्काउंट। समतुल्य बटा इक्विवेलेंट डिस्काउंट बोलते हैं, समतुल्य बटा बोलते हैं इसको, समतुल्य छूट इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना 79, सबको मिला के कल छूट बोलते हैं भी इसको। तो भाई देखो ये अगला सवाल देखिए आपके सामने चमचमाते हुए स्क्रीन पे, कहता है कि यदि एक आयताकार समांतर षटफलक की लंबाई चौड़ाई का योग 24 है और उसके विकर्ण की लंबाई 15 है, तो भाई साहब आप देखना किसी लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है 24 और ये विकर्ण 15 है, तो 5 12 13 7 24 8 15 17, यानी कि 24 है, 9 और 12 तो नहीं है, नहीं, लंबाई विकर्ण की 15 है, तो 3 5 15, 3 चौका 12, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 तिहाई 9। समांतर षटफलक, आयताकार समांतर षटफलक की लंबाई चौड़ाई का योग है, उसके विकर्ण के 15, उसका समग्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। आयताकार षटफलक, 1 मिनट, अच्छा ये षटफलक है यानी कि घनाभ है बाबू, ऐसे भी बोलता है। ये क्या बोलता है, समांतर षटफलक है, क्या है ये घनाभ है, और घनाभ का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है ये, यानी कि सम ऑफ एल बी एच इज गिवन 24, और डायगोनल क्या होता है इसका, विकर्ण याद होगा, विकर्ण क्या होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट बराबर देल है आपका 15। समझ में आ रहा है बात, मामला कुछ क्लियर है। और आपसे पूछता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी 2 इंटू एल बी प्लस बी एच इंटू एच एल, ये पूछ रहा है आपसे, क्या आप निकाल लेंगे क्या, 2 इंटू एल बी, यानी कि 2 इंटू एल बी नहीं, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इंटू 2, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। समझ रहे हैं बात को, कैसे निकालते हैं सर ये, आपको पता है एक फॉर्मूला होता है बाबू अलजेब्रा में कि एल प्लस बी प्लस एच का अगर होल स्क्वायर करोगे ना, तो यहां पर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल आपको आ जाएगा। तो केवल आप क्या करिए कि यहां पर इसका 15 15 है 225, ये वाला लिख दीजिए 225, ये लिखिए 225, और यहां पर 24 का स्क्वायर कितना जल्दी बताइएगा, 24 का स्क्वायर जल्दी बताइएगा, 24 का स्क्वायर 576 होता है और 225, और ये वाला आपको निकालना है, तो क्या लगेगा आपको, ये घटाओगे 576 में से तो लास्ट में आपका आंसर आएगा 1 वाला, यानी कि आंसर कौन सा हो रहा है डी।
351 सही जवाब होगा। अलजेब्रा में अगर ये फॉर्मूला पढ़े होंगे आप तो हूबहू बताया गया। मैं केवल 5 फॉर्मूले बताता हूं अलजेब्रा में, उन 5 फॉर्मूले में से ये पहले नंबर पर फॉर्मूला है बाबू। तो सोचो कितना सटीक और सिंपल आपको समझाया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया और उस वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग बनाया गया। खतरनाक है, अगर किसी को ज्यादा समझ में नहीं या ज्यादा टेंशन लगता है ऐसे सवालों को छोड़ सकते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक एक वृत्त बनाया गया है और वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग बनाया गया है। तो इसको बड़ा थोड़ा सा समझ के बनाना है। क्या करना है, सबसे पहले ये समझिए कि अगर सबसे पहले ये ध्यान देना है कि उस त्रिभुज पूछता क्या है, उस त्रिभुज के त्रिभुज तथा वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। त्रिभुज का, अगर त्रिभुज का भुजा हम मान लेते हैं कुछ, अगर मान लो कि एक वर्ग का भुजा मान लिए हम, एक वर्ग का भुजा मान लिए एक वर्ग की भुजा 1 माने, तो ये वाला √2 हो जाएगा, उसका √2 हो जाएगा। और रेडियस हो जाएगा आपका, इन रेडियस हो जाएगा, जानते हैं कितना, इन रेडियस हो जाएगा उसको 1/√2, क्योंकि √2 का आधा ना होगा। √2 तो 2r और r है, यानी कि 2r बराबर क्या होगा भैया, 2r बराबर होगा √2। इसमें इट मीन्स कि r बराबर 1/√2 दिख रहा होगा। अगर r बराबर 1/√2 दिखा है और वर्ग का आपका भुजा दे रखा है 1 वर्ग का भुजा हम 1 माने तो r बराबर 1/√2 दिखा। अब देखो समबाहु त्रिभुज में इन रेडियस IR बोलते हैं उसको, सर्कम रेडियस CR बोलते हैं, मेडियंस M बोलते हैं और साइड S बोलते हैं। स्पीड मैथमेटिक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट 1 2 3 2√3। समबाहु त्रिभुज के जो भी सवाल होंगे इस पर धाराशायी हो जाएंगे। एक भी सवाल समबाहु त्रिभुज के इस पर नहीं छूटते हैं। आपको जो भी सवाल मिलेंगे वो जरूर इस पर बन जाए। 2√3 दे रखा है साइड, मीडियन 3 और 2। हमें आपको देखना है ये इन रेडियस का। अगर इन रेडियस 1 है तो साइड कितना होगा त्रिभुज का, 2√3। मेरा इन रेडियस यहाँ पर कितना है 1√3, यानी कि 1/1/√2 है ये आपका। तो मेरा साइड कितना होगा, किसका साइड, समबाहु त्रिभुज का। ये केवल किसके लिए लगता है, समबाहु त्रिभुज। जिनको नहीं समझ में आ रहा है टेंशन ना लें। एक सवाल अगर कोई परेशान कर रहा है तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर निकालना है मुझे साइड तो मैं लिखूंगा 2√3, यहां पर हो जाएगा, जानते हैं कितना, √6। इसका समझ में आ रहा है बात, √6, क्योंकि ये आपको नीचे में आएगा तो ये 1/√3, ये √2 से 2 कट जाएगा और √6 हो जाएगा। 1/√2 गुने √3 है ना, ये कट जाएगा और √6 हो जाएगा। यानी कि समबाहु त्रिभुज का साइड कितना मिला, समबाहु त्रिभुज का साइड देखो भाई साहब, वर्ग का भुजा मेरा मिल गया कितना, वर्ग का भुजा मिल गया मुझे 1/वर्ग का भुजा मिल गया मुझे 1, और समबाहु त्रिभुज का इक्विलेटरल ट्रायंगल का भुजा, ये समबाहु त्रिभुज का भुजा मिल गया आपको √6। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो एरिया का अनुपात, समबाहु त्रिभुज वर्ग का एरिया कितना, वर्ग का एरिया तो भुजा स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या, √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी कि √6 का स्क्वायर। क्लियर है बात। तो √6 का स्क्वायर तो हो जाएगा 6, और 6/4 हो जाएगा 3/2, और 3/2 होगा तो 2 × 3√3। आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, C। क्या आपको नजर आ रहा है, कुछ बच्चे बाहर से देख रहे हैं तो इसीलिए थोड़ा सा हम बाहर में देखते हुए, 6 कट जाएगा, 3√3 और ये आपका 2 अनुपात 3√3 आ गया। यहाँ पर आंसर हो जाएगा C। मुझे लगता है कि आपको समझ में तमाम बातें आ रही हैं। हाँ ये ऐसे दिया हुआ है क्योंकि अगर उल्टा अनुपात दिया है तो भी मारिए। क्या आंसर दे रखा है, 3√3/2 आंसर हो जाएगा आपका सही। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रखा है, और जहां ऑप्शन में ना मिले ना ऐसे मिल जाए ना तो उसको मार देना भाई साहब, अरेंज करके। आपको मैं लिखाऊंगा पहले वर्ग फिर समबाहु त्रिभुज मैंने लिख रखा है, और ये पहले कह रखा त्रिभुज और वर्ग, तो इसके लिए उल्टा दे रखा है, कोई टेंशन ना लीजिए। मैं वर्ग ये माना हूं, है ना, तो आपको समझिएगा, आपको समझ में आना चाहिए। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे। देखो थोड़ा सा तेजी से बताने का कारण है कि सॉल्यूशन आपको जैसे भी मन हो ऐसे देख सकते हैं, जिस चाल में चाहते हो उस चाल में हम चलेंगे।
आप लोगों को समझ में आता होगा कि जिस तरह के आपको देखना है उस तरह से देख सकते हैं। देखो ABCD एक कार्य को 10, 12, 15 दिन में करते हैं, हुबहू पैकेज का सवाल है, आप लोग देखे होंगे अगर तो मिलाएंगे, मैच कर जाएगा एक एक क्वेश्चन। ABC अलग अलग किसी कार्यों को करते हैं 10 दिन, 12 दिन और 15 दिनों में। ए उस काम को पूरा होने से 5 दिन पहले ही छोड़ देता है और बी उसे उसके 2 दिन, एक के 2 दिन बाद यानी कि 3 दिन पहले छोड़ता है। देखो अगर कोई 5 दिन पहले छोड़ा है और बी उसके 2 दिन, एक के 2 दिन बाद, यानी कि इसका मतलब कि 2 दिन कम पहले छोड़ा है, यानी कि 3 दिन पहले छोड़ा है। अर्थात मुझे समझ में आया है कि ए बी के काम समाप्त होने के 5 दिन पहले और इसके भी 2 दिन बाद छोड़ा है बी, यानी कि ये 3 दिन पहले छोड़ा होगा। एक के 2 दिन बाद यानी कि अंतिम से 3 दिन पहले, ए अंतिम से 5 दिन पहले और बी अंतिम से 3 दिन पहले। कहे कि अगर 2 दिन बाद छोड़ा है यानी कि 2 दिन कम पहले छोड़ा होगा, यानी 3 दिन पहले छोड़ा है। एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम यहां पर हो गया 60, 10 छक 60, 12 25 60, 15 चौका 60। अच्छा ये वाला सोचिएगा, जरा सोच के बताइएगा कि कोई 5 दिन पहले छोड़ा, कोई 5 दिन पहले छोड़ा और अंतिम से 5 दिन पहले छोड़ा और उसके 2 दिन तक एक और काम किया, 2 दिन बाद तक काम करते रहा, तो बताइए वो कितना दिन पहले छोड़ा। तो अगर उसके बाद भी 2 दिन तक करते रहा यानी कि वो 3 दिन पहले छोड़ा होगा। तो ये समझना था यहाँ पे 10 छक 60, 12 5 60, 15 चौका 60 और हमें क्या निकालना है, तो अनुसार कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो भाई बताओ, मैं बता रखा हूं कि अंतिम से 5 दिन पहले छोड़े ए, तो ए के हिस्से का काम जोड़े, ए का हिस्सा 6 के हिसाब से 6 × 35 जोड़ दीजिए इसमें, और बी अगर 3 दिन पहले छोड़े तो 5 × 3 = 15 काम जोड़ दीजिए बी का। टोटल काम आ जाएगा 5, 6 3 9 1 10, 105 और 105 जो काम होगा वो अगर तीनों मिलकर करता है 6 4 10 5 15 के हिसाब से, तो ये 7 दिन में खत्म कर देगा बाबू। यानी कि ये काम जो हो रहा था कुल काम ये निकलता है कुल समय समाप्त होने में, कुल समय कितना, तो तदनुसार पूरा होने में कितना समय, तो आंसर हो जाएगा कितना 7। ये जो लोग क्लास कर रहे होंगे हूबहू पैकेज में क्वेश्चन होगा। सो इतना इंपॉर्टेंट आपको बताया जाता है, टाइप्स में ही होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो केवल मेरा टाइप्स भी करके पूरा देख लें, यकीन माने बेहतरीन आपको समझ में आएगा। और आज का अंतिम सवाल 2 नलियां ए और बी टंकी को 6 घंटों और 4 घंटों में भर सकती हैं। यदि उन्हें बारी बारी से खोला जाए और पहले ए को खोला जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। बाबू ए 6 घंटा में अकेले और बी 4 घंटा में अकेले, इसका मतलब एलसीएम हो जाएगा आपका 12 और 6 × 12 4 × 12, 3 और 2 के हिसाब से, पहले 2 फिर 3, यानी 5 लीटर भरने में 2 घंटा। हमें 12 लीटर टंकी की क्षमता मान लिए हैं, तो 12 लीटर नहीं भरवाऊंगा मैं, 10 लीटर पहले भरवा लूंगा। 5 लीटर भरने में 2 घंटा, तो 10 लीटर भरने में 2 दूनी 4 घंटा और 10 लीटर भरने में 4 घंटा, तो बच गया है 2 लीटर। 2 लीटर भरने में अगला ए आएगा और 1 ही घंटा में भर देगा, यानी 4 और 1 5 घंटा इसको लगेगा। नहीं समझ रहे हैं? देखो सबसे पहले ए आ रहा है फिर बी आ रहा है। यदि हर घंटे बारी बारी से काम करे और नली ए पहले खोला जाए, यानी कि पहले ए आता होगा तो फिर से जब काम शुरू होगा तो ए ही आएगा। ए और बी कर करके 5 लीटर 2 घंटा में, 2 और 3 2 5 लीटर कितना घंटा में, 2 घंटा में, तो 10 लीटर कितना घंटा में, 4 घंटा में, और फिर से 10 लीटर 4 घंटा में भरा गया तो भरना कितना था 12 लीटर, टोटल क्षमता कितना था 12, तो 2 भरने के लिए 1 ही घंटा लगेंगे और टंकी भर जाएगा और इस तरह से कुल समय 5 घंटा होगा। और ये था आपका सॉल्यूशन। मुझे लगता है कि पूरी तरह से सॉल्यूशन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।